जो नए साथी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक जो बीमारी कहा जाए जो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले चुकी है और शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज की डेट में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है। पहले अब से 20-30 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो शायद किसी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ करती थी। इसको राजा महाराजाओं का रोग बोला जाता था कि राजाओं की बीमारी है। मगर आज के इस बदलते परिवेश के अंदर हमारा जैसे जैसे जीवन में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा हर तीसरा या व्यक्ति, चौथा व्यक्ति वो डायबिटीज से परेशान हो चुका है। समस्या यहाँ पे ये आ जाती है सबसे बड़ी। चलिए, बीमारी तो कोई भी हो सकती है और उसका निदान भी होता है, मगर आज के इस युग के अंदर यदि आप अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनरली एक अवधारणा बनी हुई है कि जो मधुमेह है, डायबिटीज है, वो कहीं पे भी ठीक नहीं होती है। जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी पड़ेगी इस चीज के लिए। और ये एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप हो जाता है, श्राप हो जाता है उस चीज के लिए कि एक व्यक्ति यदि दवाई नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ जाता है कई बार। तो आज अगले 35 से 40 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आप कल्पामत के प्रोडक्ट यूज करके अपने जीवन में कुछ बदलाव और परिवर्तन करके कैसे अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल बना सकते हैं और इस महामारी को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छी स्वास्थ्य दे सकते हैं डायबिटीज की बीमारी को खत्म करके। खैर, आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाती है कि व्यक्ति को ये समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि मधुमेह है क्या, डायबिटीज है क्या। मधुमेह के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ लोग मधुमेह की बात करें तो शायद ना जानते हैं, मगर डायबिटीज बहुत सारे लोग जानते हैं। डायबिटीज, प्रमेह, शुगर, ये सब एक ही वर्ड है, एक ही बीमारी के नाम है। हालांकि जब शुगर की बात आती है तो शुगर से यदि हम लोग हिंदी भाषा में बात करें तो शुगर को कुछ लोग चीनी भी बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार चीनी की बीमारी होगी हमको। नहीं, शुगर हमने वर्ड दिया है, असलियत में ये मधुमेह है वर्ड हिंदी की बात करें तो हम लोग, और डायबिटीज अंग्रेजी का वर्ड है जिसको हम लोग सोचते हैं। जब मधुमेह की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ये जो 4-5 चीजें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये आपके दिमाग में निश्चित आएंगी कि डायबिटीज हो गई तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशहाली का अभाव हो जाएगा, शारीरिक समस्याएं आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आज आपको एक बीमारी है, कल आपको 4 बीमारियां और लग जाएंगी, बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी भयंकर बात क्या हो जाती है डायबिटीज होने के बाद, कि मनपसंद खाने की चीजें आप खा ही नहीं सकते। मुझे रसगुल्ला खाने का इच्छा करती है तो शायद नहीं खा पाऊंगा, मुझे मीठे फल खाने की आवश्यकता इच्छा होती है तो शायद मैं नहीं खा पाऊंगा। तो डायबिटीज होने के बाद कितनी भयंकर समस्या कि यार मैं खाना चाहता हूँ और खा नहीं पा रहा हूँ। और उससे भी बड़ी समस्या आ जाती है कि पूरी जिंदगी भर दवाई आपको खानी पड़ेगी। ये श्राप नहीं है तो क्या है? बिना दवाई के आप अपना खाना नहीं खा सकते, आप चैन से सो नहीं सकते, तो ये इससे बड़ा और भयंकर श्राप क्या होगा इस व्यक्ति के लिए? तो जब डायबिटीज वर्ड की बात आती है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाते होंगे कि यार अब क्या होगा मेरा। यहाँ पे एक आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार का मानना है कि देश में जो मधुमेह है, डायबिटीज इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले 5 साल में इन मधुमेह डायबिटीज रोगियों की संख्या 266% बढ़ सकती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है साथियों, भारत सरकार का आंकड़ा है जो मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। 266% का मतलब समझते हैं? आज हमारे देश के अंदर लगभग लगभग 8 करोड़ डायबिटीज पेशेंट हैं और ये 20 से 25 करोड़ हो जाएंगे अगले 5 साल के अंदर।
यदि सावधानी नहीं बरती गई तो। जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 8.8% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित हैं। हमारे देश की आबादी साथियों 135 करोड़ है। मैं तो 8 ही करोड़ की बात कर रहा था कि 8 करोड़ आबादी को डायबिटीज है, मगर इंटरनेशनल सोसाइटी जो बोलती है भारत के अंदर 11 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं। और ये संख्या हमारे भारत की नहीं साथियों, चाइना में इससे भी ज्यादा बुरी है। अमेरिका हमारे बाद में नंबर आता है, उसके बाद पाकिस्तान है। मतलब पूरे संसार में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डायबिटीज से कितने परेशान है लोग आगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में डायबिटीज होता क्या है, ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये चीज भी समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो इंसान का जो शरीर बना हुआ है वो उस शरीर को चलाने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि कोई भी चीज काम कर रही है वो किसी ना किसी एनर्जी से ही काम कर रही है। यदि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो शायद आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप 1 या 2 दिन या 3 दिन खाना छोड़ के देख लीजिए, आप शायद बिस्तर पे आ जाएंगे। हालांकि एक दिन की हालत पे ही कई बार बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं तो वो उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, कहीं ना कहीं वो निढाल से हो जाते हैं शाम के समय। यदि आपने खाना, पानी या दूध, जो भी जिस भी चीज से आपको एनर्जी मिलती है वो नहीं खाती लिए तो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है। और 70 लाख करोड़ कोशिकाएं हमारे पूरी बॉडी के पार्ट को तैयार करती हैं। क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट हैं वो बनते हैं, और उसी पार्ट को मिला के हमारा पूरी बॉडी का शरीर बनता है। अब आप यहाँ समझिए कि उन 70 लाख करोड़ कोशिकाओं को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी का जो सोर्स है ना साथियों, वो है आपका शुगर, जिसको आप बीमारी बोल रहे हैं, डायबिटीज। मगर अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली शुगर है क्या। शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपके शरीर में शुगर नहीं आएगा, मतलब ग्लूकोज जिसको आप कह सकते हैं, ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं जाएगी, और ऊर्जा नहीं जाएगी आप शायद दुनिया में नहीं रह पाएंगे। हम जो खाना खाते हैं ना उससे दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिनरल्स जिसको पोषक तत्व बोल सकते हैं आप, और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब खाने से मिलता है, पचने के बाद आपका ग्लूकोज बन जाता है। वही ग्लूकोज आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी देता है। वो देता कैसे, उस पर भी अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पोषक तत्व और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके, उससे पचने के बाद क्या बना आपका शुगर। शुगर जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, फिर जाता है आपके ब्लड में, खून के अंदर, क्योंकि कोशिकाओं को पहुंचाने के लिए खून ही तो जिम्मेदार है। अदरवाइज जो आपने खाना खाया वो खून में नहीं मिलेगा तो कोशिकाओं तक कैसे जाएगा। मगर इसी में एक तीसरा पार्ट और आ जाता है जिसका नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है जो ब्लड में जो ग्लूकोज गई है उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का। जो आपके खाने से शुगर बनी है उस शुगर को एक इंसुलिन नाम का वर्ड, जिसको जिसे एक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बॉडी के अंदर हमारा एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। उस इंसुलिन का काम होता है खाने से जो ग्लूकोज बनी उस ग्लूकोज जो खून में मिल गई, खून से मिलने के बाद उस कोशिकाओं तक ले जाने का काम होता है इंसुलिन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज खून के अंदर मिला, और खून से इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी की वो जो 70 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं उनके अंदर ले गया। अब बात आती है कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक साथियों एक हार्मोन है जिसका जो निर्माण है वो पैनक्रियाज में होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक नाभि के आसपास एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज, अग्नाशय भी बोलते हैं इसको। इसी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो बनता है वो बीटा सेल से बनाया जाता है, मतलब इंसुलिन पैनक्रियाज से बीटा सेल बनते हैं। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को बनाने का। शरीर के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, समझ लीजिएगा कि शरीर का प्रत्येक हार्मोन शरीर के अंगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचाता है, जिससे आपके मूड, हेल्थ, वजन, पाचन और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं उनको समझने में मदद मिलती है।
हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बड़ा ही सोच समझ के और बड़े तरीके से बनाया है कि आपकी बॉडी की जो जितनी भी ग्रंथियां हैं उनसे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं और वही हार्मोन आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को मैनेज करते हैं। खैर, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ सिर्फ मकसद मेरा आपको इंसुलिन बताना था कि इंसुलिन होता क्या। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल से बनता है। अब अग्नाशय जो है वो पेट के पीछे एक अंग होता है जिसको मैं बता रहा था, जो एंजाइम बनाता है। अच्छा, अग्नाशय खाली इंसुलिन ही नहीं बनाता, आपका जो भोजन होता है, जो खाना आप खाते हैं, उसको भी पचाने में मदद करता है, उसका भी हार्मोन ये बनाता है। तो जो हमारे पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज से आपके 3 हार्मोन बनते हैं, सॉरी 4, जिसमें एक 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एक और सेल होती है हमारी पीपी सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन बनता है जो आपके ब्लड का जो शुगर है उसके स्तर को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन आपके शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। डेल्टा सेल क्या करता है कि जो आपका मतलब डेल्टा सेल से भी एक सोमाटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है जो आपके बॉडी के विकास हार्मोन होते हैं, उनकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। और जो पीपी सेल होते हैं, जो आप खाना खाते हैं उसकी पाचन क्रिया को, उसकी गतिशीलता को नियंत्रित करने का काम करता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ कल्पा के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और अनुभवी व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं जिनको आगे जाके सूचनाएं कभी कभी टेक्निकल बात करनी पड़ जाती है, इसलिए मेरा यहाँ पे इसको बताने का उद्देश्य था। तो पैनक्रियाज का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि पैनक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है। खैर, अब हम असली मुद्दे की बात पे आते हैं। एक पार्ट और होता है साथियों जिसके बगैर शायद मानव जीवन संभव नहीं है। आपका सांस, जिस जो हम ले रहे हैं सुबह शाम तक, उस सांस के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यदि बॉडी को ना मिले तो शायद इस पृथ्वी पे व्यक्ति का जीवन असंभव है। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड के अंदर वो भी मिल जाती है जाके, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक एनर्जी का ही पार्ट है, जैसे ग्लूकोज एनर्जी का एक पार्ट है। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो आपने लिया, हीमोग्लोबिन सॉरी लिया, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आपने देखा होगा कई बार ब्लड को हम जब चेक कराते हैं तो उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन एक पार्ट आता है जो ऑक्सीजन को ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड शुगर को तो इंसुलिन पहुंचा रहा है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से आपकी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। इससे क्या हुआ, जो आपकी कोशिकाएं थी, जो सेल्स थे, उसके अंदर 2 प्रकार की एनर्जी चली गई, एक शुगर चला गया और एक ऑक्सीजन चला गया। क्योंकि शुगर भी एनर्जी है और ऑक्सीजन भी एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके सेल्स काम करते हैं बॉडी के अंदर। शुगर अपने आप में ऊर्जा तो है भी, तो शुगर को जो ब्रेक डाउन करता है, ये भी थोड़ी टेक्निकल बात है, यहाँ पे शुगर को ब्रेक करने का काम करता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, तब आपकी शुगर के 3 पार्ट बन जाते हैं, जिसमें एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर तो ऊर्जा मिल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को इसीलिए प्राणवायु कहा जाता है। जो शुगर से आपकी ऑक्सीजन थी वो, और जो आपकी हवा से ऊर्जा गई, ऑक्सीजन गई, वो मिलके आपकी प्राणवायु बनी, जिससे आपकी बॉडी काम करती है। यही एक्चुअल में एनर्जी है जो आपकी बॉडी को चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब उसका पार्ट मिलता है तो पानी बनता है, जिससे जो पसीना वगैरह आता है, जब आपने देखा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आपकी बॉडी से बहुत सारा पसीना बाहर निकलता है। ऑक्सीजन और कार्बन ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पार्ट से अलग अलग डिफरेंट पार्ट से, आपने देखा होगा आपके नाक से, मुंह से, पसीने से, आपके टॉयलेट से, ये जो टॉक्सिन निकलते हैं, ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ये आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो 2 तरह की एनर्जी आपके अंदर जाती है, एक शुगर के माध्यम से और एक ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होने के बाद, ये इस तरह के 3 एलिमेंट बनते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग आज डायबिटीज को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो डायबिटीज को अब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा था। कोशिकाओं को अच्छे से शुगर नहीं पहुंचती, जिससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलना कम हो जाता है, शरीर के अंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपके शरीर के अंदर वो जो शुगर थी, वो जो ग्लूकोज था, वो जो ऑक्सीजन थी,
वो आपकी उस कोशिका को उस सेल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंची, वो क्या होगी, आपके ब्लड में ही पड़ी रहेगी। या तो आपके इंसुलिन की गड़बड़ हुई या आपकी लाइफस्टाइल की गड़बड़ हुई, तो आपने देखा ब्लड के अंदर वो शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। तो शुगर शुगर तो बहुत गया आपके अंदर, मगर वो शुगर आपका क्या हुआ, ब्लड के अंदर बढ़ गया, कोशिकाओं तो गया नहीं, और आपको फिर डायबिटीज पेशेंट घोषित कर दिया जाता है। एनर्जी की जब हम बात करते हैं, ऊर्जा की जब बात करते हैं, आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, विदाउट एनर्जी एक ही पार्ट काम नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल बात करें, जो हमारा हार्ट होता है, जो दिल होता है आपका, उसको काम करने के लिए 24 घंटे धड़कता रहता है साथियों। और आपको पता है 1 मिनट भी धड़कना बंद हो जाए तो इस जीवन का संभव होना मुश्किल है। 24 घंटे जो दिल धड़कता है, यदि उसकी एनर्जी को इकट्ठा कर लें, ये एक रिकॉर्ड बनाया गया था कि उससे एक ट्रक को आसानी से चलाया जा सकता है। 24 घंटे की एनर्जी, ठीक है, कभी भी रेस्ट नहीं करता है ये। तो आपके हार्ट, लीवर, किडनी, जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, हर पार्ट को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी किस कहाँ से मिल रही है, शुगर से मिल रही है। शुगर प्रॉपर नहीं पहुंच रही है तो आपको डायबिटीज पेशेंट हो जाता है। शुगर प्रॉपर नहीं पहुंचती, उसमें सबसे मुख्य कारण हो जाता है आपका इंसुलिन का सही ना बनना। अब इंसुलिन सही क्यों नहीं बनता, किसी किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, या एसिडिटी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है, या टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भी आपका इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं बनता। मतलब शुगर तो बहुत बढ़िया से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खाना भी बहुत अच्छा खा रहे हैं आप, मगर आपकी जो बीटा सेल से जो इंसुलिन बना था वो प्रॉपर नहीं बन रहा, कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एसिडिटी हो गई, या टॉक्सिन हो गया। किसी भी कारण से ब्लड शुगर कोशिकाओं में नहीं जाता, तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, और इसे ही डायबिटीज कहते हैं। साथियों, ये बात समझ गए, आ गई होगी आपको जहां तक। ब्लड के शुगर लेवल का बढ़ना, क्योंकि वो शुगर प्रॉपर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा क्योंकि शायद आपका इंसुलिन सही नहीं काम कर रहा, इसकी वजह से हो सकता है। या हीमोग्लोबिन कम ज्यादा है तो भी वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। और भी कुछ कारण हैं जिन पर अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पे अब एक बात आ जाती है कि हम ये पता कैसे करें कि हमें डायबिटीज हुई है या नहीं हुई है। साधारण भाषा में तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगा, मगर अपना टेक्निकल भाषा की बात करें, जो डॉक्टर की लैंग्वेज होती है उसकी भाषा में बात करें, तो एक सामान्य व्यक्ति का शुगर लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल जो डायबिटीज का लेवल है वो होना बहुत जरूरी है। शुगर नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज मतलब, तो भी ये आपके लिए गड़बड़, और ज्यादा होगी तो भी गड़बड़। अब उसका एक सामान्य लेवल क्या होता है, तो शुगर लेवल जब हम लोग चेक करते हैं, दो तरीके से चेक की जाती है। एक फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, एक खाना खाने के बाद शुगर लेवल चेक किया जाता है व्यक्ति का। तब हम पता लगा पाते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज है या नहीं। तो फास्टिंग की बात करते हैं, तो सामान्य ब्लड शुगर एक व्यक्ति के अंदर 5.5 MnOL पर एल से नीचे होना चाहिए। कभी आप रिपोर्ट देखते हैं किसी भी डायबिटीज पेशेंट की, तो उसमें ये शो किया जाता है कि इससे नीचे हो, या फिर 100 mg/dl, इसको दो तरीके से नापा जाता है, इससे नीचे होना चाहिए जब आपका ब्लड शुगर सामान्य बोला जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरह का। फिर बात आ जाती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज हुई नहीं है, डायबिटीज होने की संभावना बढ़ गई है। यदि आपका ब्लड शुगर 5.5 या 6.9 MnOL या पर एल से बीच में आ रहा है, तो आपको समझ लीजिए प्री डायबिटीज होगी। साधारण भाषा में बात करें, 100 से 125 mg/dl के बीच में आ गई, तो आप प्री डायबिटीज के सिम्टम हो चुके हैं आपके अंदर, मतलब भविष्य में आपको कंप्लीट डायबिटीज हो सकती है। अब बात करते हैं कंप्लीट डायबिटीज किसको कहते हैं। डायबिटीज पेशेंट हम किसको कह सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर की यदि हमने ब्लड चेक किया उसका, तो 7 MnOL पर एल से अधिक यदि उसकी शुगर फास्टिंग लेवल आ रही है, तो आपका वो पेशेंट डायबिटीज पेशेंट होगा। 126 mg/dl या इससे ऊपर है, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज पेशेंट कहा जा सकता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। एलोपैथी के हिसाब से मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, हालांकि नेचुरोपैथी में 130 mg तक कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। अब बात आ जाती है, ये तो फास्टिंग फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि दो तरह से शुगर चेक होती है। तो ये लेवल आपका सामान्य ब्लड शुगर यदि 140 mg/dl से
नीचे है तो आपको शुगर नहीं है। प्री डायबिटीज 140 से ऊपर या आपका 199 140 से लेके 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज है, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। और यदि डायबिटीज पेशेंट किसको कहेंगे आप? डायबिटीज पेशेंट कहेंगे यदि आपकी शुगर 200 mg से ऊपर आ गई तो खाना खाने के बाद, तो आप उसको डायबिटीज पेशेंट कह सकते हैं। ये जानकारी है किसी व्यक्ति का रिपोर्ट देखने के तरीके में। बात आ जाती है डायबिटीज के लक्षण होते क्या हैं, डायबिटीज कह किसको सकते हैं, या हम महसूस कैसे करें, पता कैसे करें कि भाई इसकी डायबिटीज के लक्षण है क्या। डायबिटीज में सबसे बड़ा लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा, बार बार पेशाब आएगा, प्यास भी बहुत अधिक लगेगी उस व्यक्ति को, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की शिकायत हो जाएगी, आंखों की रोशनी का कम होना भी उसका एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि उस व्यक्ति को चोट लग जाती है मगर वो चोट बहुत देरी से भरती है, मतलब घाव हो जाता है, कभी कभी तो घाव भरता ही नहीं है। उस व्यक्ति को भूख भी बहुत अधिक लगेगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उस व्यक्ति के अंदर। अचानक से उस शरीर का वजन भी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। खाना भी बहुत खा रहा होता है वो कभी कभी, मगर उसका वजन देखेंगे आप कम होता चला जा रहा है। चक्कर आने हो सकते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है, हृदय गति है, वो अनियमित हो सकती है, और वो व्यक्ति कमजोरी महसूस करना शुरू कर सकता है। तो साथियों ये थे किसी भी विदाउट रिपोर्ट चेक करना है तो आप ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति के अंदर देख रहे हैं तो उसको स्पष्ट बोलिए कि भैया आप अपनी डायबिटीज की रिपोर्ट चेक करा लीजिए, कहीं संभावना है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। ये लक्षण है डायबिटीज के। बात आती है कि डायबिटीज के परिणाम, दुष्परिणाम क्या है। डायबिटीज के दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। यदि आपको ये लक्षण या ये डायबिटीज हो गई तो होगा क्या आपका? तो होने की संभावना साथियों ये है, जो आप देख रहे हैं कि भारत दुनिया भर के अंदर 50 लाख लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं डायबिटीज होने के बाद। आपकी किडनी फेल होने की संभावना डबल हो जाती है, आपकी हाथ पैरों और नसों की सुन होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। जो आपके ब्रेन स्ट्रोक होते हैं उनकी संभावना आपकी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट अटैक होने का खतरा डबल हो जाता है। और बार बार जब पेशाब होता है तो उसको ब्लड जो यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। और यदि आपके पैर वैर में कई बार बहुत ज्यादा घाव वगैरह बहुत जल्दी और तेजी से हो जाते हैं जो कभी नहीं बढ़ते हैं, ये मधुमेह के दुष्परिणाम। बात आ जाती है मधुमेह के परिणाम प्रकार की, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती क्या है, ये भी यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डायबिटीज के जो प्रकार है वो साथियों जनरली 3 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक होती है डायबिटीज टाइप 1 जो जनरली 25 साल से कम उम्र के लोगों को होती है। और डायबिटीज टाइप 1 जो ज्यादातर होती है उसमें समस्या ये हो जाती है, जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होते हैं वो शरीर, मतलब इसको ऑटोइम्यून सिस्टम बोला जाता है, और वो ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ टाइप 1 का यदि आप पता लगा पाए तो जनरली 25 साल से पहले यदि टाइप 1 डायबिटीज हुई है उस व्यक्ति को पहले दिन से ही इंसुलिन लगना शुरू हो जाता है। यदि इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे उस व्यक्ति को, टाइप 1 वाले को, तो वो शायद पेशेंट जिंदा भी नहीं बचेगा। टाइप 1 डायबिटीज पहले दिन से इंजेक्शन, और ज्यादातर छोटे बच्चों को या 25 साल से कम उम्र को। टाइप 2 डायबिटीज की जब हम लोग बात करते हैं, जनरली ये डायबिटीज 25 या 30 साल के बाद होती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के हैं। वो क्यों है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी एक और डायबिटीज होती है जिसको बोलते हैं साथियों जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावधि में है। प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर भी एक डायबिटीज हो जाती है, और जब डिलीवरी हो जाती है उस लेडीज की तो उसके बाद वो नॉर्मल भी हो जाती है, तो उसमें भी कुछ जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या आती है। इस तरह के 3 प्रकार होते हैं साथियों डायबिटीज के। डायबिटीज की जो जटिलताएं हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, वो 2 तरीके की होती हैं। प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, मतलब डायबिटीज से शुरुआत हुई है आपकी, तो शुरू शुरू में तो आपको पैरों में दर्द हो सकता है, पेशाब ज्यादा हो सकता है, बॉडी वीकनेस हो सकती है, नींद नहीं आ सकती, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्या चलेगी आपकी 0 से 2 साल तक। मगर 2 साल आते आते तीसरा साल चौथा साल जब आपको शुरू हो जाएगा तब इसको बोल देते हैं एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन। ये 2 से 20 साल लगातार यदि आपकी डायबिटीज रही तो आपको हार्ट, किडनी, लीवर आदि जो भी पार्ट है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, यदि आपने समय से इसका ध्यान नहीं दिया तो। यहाँ पे अब कारणों की भी बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है या कारण क्या हो रहे हैं इसके। तो अब से 25-30 साल पहले की बात करें तो साथियों कारण
ज़्यादातर आनुवंशिक हुआ करते थे, या शारीरिक श्रम की कमी, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया शानदार बना दिया, पड़े हैं घर में सारा दिन। और तीसरा होता था तनाव। ये 25-30 साल पहले की बात है। मगर आज की डेट में 2 कारण और जुड़ गए हैं जो सबसे ज़्यादा भयंकर आपको देखने, सुनने को, समझने को आ रहे हैं, जिसमें हमारा जो खान-पान है उसके अंदर पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत डेफिशिएंसी आ चुकी है। क्योंकि पता नहीं कितना यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह डाला जा रहा है, तो उस पे भी आगे आएँगे हम लोग। और टॉक्सिन लेवल का बढ़ना। टॉक्सिन कैसे बढ़ रहा है? हवा में ज़हर आ चुका है, पानी में ज़हर आ चुका है, खाने में तो आपका जहर की कोई सीमा बची ही नहीं है। तो टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो ये भी 2 कारण, ये 5 कारण हो चुके हैं आपको कि यही रीज़न है, हर तीसरा या चौथा व्यक्ति आपको डायबिटीज़ पेशेंट मिलने लगा है। अब बात करते हैं, चूँकि हमने शुरुआत में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एनर्जी का सोर्स है हमारा ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन। अब एनर्जी जब बनती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे साथियों टॉक्सिन भी बनेगा, और टॉक्सिन बनेगा तो आपको शरीर से निकालने का प्रोसेस भी है। भगवान ने, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन तैयार किया है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन हार्मोन। तो वो शरीर के अंदर से धीरे धीरे ऑटोमेटिक निकाल देता है उस टॉक्सिन को, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर बनता है। मगर दिक्कत क्या है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो तो हम 10 या 20% निकालने की कैपेसिटी है बॉडी की, मगर आज की डेट में हम लोग जो टॉक्सिन दे रहे हैं वो 50 से 60% डाल रहे हैं। तो 20% तो टॉक्सिन निकाल दे रहा है हमारा बॉडी, क्योंकि वो नेचुरल प्रक्रिया है। जो 40% आपने एक्स्ट्रा टॉक्सिन अपनी बॉडी के अंदर डाला है, वो कैसे निकलेगा? दिन में जब भी हम तनाव ले रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं, उससे भी आपका टॉक्सिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। खाने के जितने आइटम है उनके अंदर हानिकारक जो रसायन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, उससे भी आपका टॉक्सिन लेवल बढ़ता है। तो निकले तो कैसे निकलेगा वो? उसके बाद मिट्टी में जो पोषक तत्व थे, वो भी, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। 50 साल पहले जो आपकी जो मिट्टी होती थी, यदि आपने 1 चम्मच मिट्टी उठाई, उसके अंदर 10 करोड़ जीवाणु होते थे, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे खेत के लिए बहुत बढ़िया होते थे। मगर यूरिया, डीएपी, पता नहीं कौन-कौन से पेस्टिसाइड डाल-डाल के उन जीवाणु को खत्म कर दिया है। जो हमारी अग्नाशय होती है, जो पैनक्रियाज होती है, उसको प्रॉपर काम करने के लिए 3 पार्ट जो पोषक तत्व थे, बहुत ज़रूरी होते थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं। सेलेनियम, मिलेनियम, क्रोमियम। हालाँकि हमारी बॉडी की जो पैनक्रियाज है, उसको प्रॉपर काम करने के लिए 27 फाइटोकेमिकल की आवश्यकता होती है। मगर उसमें से भी 3 जो पार्ट हैं, सेलेनियम, मिलेनियम और क्रोमियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस बीटा सेल को रीजनरेट करने के लिए। और वो मिट्टी में बची नहीं, जब मिट्टी में नहीं बची तो आपके खाने में कहाँ से आएगी? और खाने में नहीं आई तो आपकी बॉडी में कहाँ से लगेगी? तो जो मैं अभी बात कर रहा था 5 कारणों की, कि पोषक तत्वों की कमी और आपका टॉक्सिन लेवल, ये टेंशन, तनाव जिसको बोल सकते हैं, उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी हो चुकी है, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, दूध वाली चाय पी रहे हैं, पोषक तत्व तो हमारी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेट भरने के लिए नहीं खा, पेट भर रहे हैं, स्वाद-स्वाद और हानिकारक तेल बॉडी के अंदर जा रहा है। यही रीज़न है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बीमार हो रहा है। साथियों, जो एक आदर्श स्वास्थ्य होता है, जिसको अच्छी हेल्दी लाइफ आप कह सकते हैं, उसके 4 पिलर होते हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर होता है आपका नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज। यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको डायबिटीज फ्री रहना है और आपको अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, तो आपको एक्सरसाइज पहला पिलर है हमारी बॉडी के लिए। 24 घंटे हम साथ में काम लेते हैं इस शरीर से, 24 घंटे में 25 मिनट आपको अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। फिर बात करते हैं सेकंड चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। जितना ज़्यादा आपके मन में नकारात्मकता आएगी, तनाव आएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा पिलर है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, आपको अपनी बॉडी को अच्छी नींद ज़रूर देनी चाहिए, इस पे भी मैं अभी आगे चर्चा करूँगा। और चौथा जो पिलर है हमारी बॉडी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपको अपनी बॉडी को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसको आप कह सकते हैं, वो ज़रूर देनी पड़ेगी। एक स्टडी हुई थी, जिसके अंदर, स्टडी के अंदर ये निकाला गया था, भारत में रहने वाले यदि 100 लोग हैं, 100 में से 64 आदमी, 64% लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब आप समझ लीजिए, हम आप लोग भी उसमें शामिल हैं। और इसका ये आंकड़ा लेडीज में तो बहुत ही ज़्यादा है। लेडीज लोग तो एक्सरसाइज करती नहीं है। एक्सरसाइज करना भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना या पानी पीना।
जिन लोगों को भी डायबिटीज की समस्या है, ऐसे लोगों को डेली कम से कम 21 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आप चाहे योग करें, आप चाहे साइकिलिंग करें, आप चाहे दौड़ें, भागें, जो मर्जी करें, आपको 21 मिनट कम से कम एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप तेज चलना, तैराकी करना, आपकी खेलकूद हो सकता है, योग करना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना हो सकता है, गार्डनिंग करना हो सकता है, साइकिलिंग चलाना हो सकता है। मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, सामान्य आपका ब्लड प्रेशर रहता है, आपकी कैलोरी बर्न करती है यदि आप ये चीजें करते हैं, तनाव दूर होता है, दर्द से आपका छुटकारा मिल जाता है और आपकी बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका घट जाता है। इन सब चीजों को यदि आप करते हैं, चॉइस आपकी 21 मिनट आपको करना क्या है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है साथियों, बट 24 घंटे में से ये करना जरूरी। नींद की बात करते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमारे सोने का जो बनाई है, उसको रात का समय दिया गया कि रात को आप सोइए। कम से कम 5.5 घंटे की नींद नींद आपके लिए बहुत जरूरी। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आपकी जो कोशिकाएं, जो डेड सेल्स हैं, वो आपकी रिपेयर होती हैं। तो कोशिश करें आप 11 बजे से पहले पहले जरूर सो जाएं साथियों। यदि आप 11 बजे तक नहीं सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने शरीर की जो डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का समय नहीं दे रहे हैं और आपका बीमार होना निश्चित है। अब बात आ जाती है डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में अंतर क्या है। एक कहते हैं डायबिटीज कंट्रोल हो रही है मेरी तो, और एक बोलते हैं डायबिटीज फ्री हूं मैं। तो डायबिटीज कंट्रोल में क्या होता है, जो आप अंग्रेजी दवाइयां खा के अपनी बॉडी को कंट्रोल करे हुए हैं, तो वहां पे क्या है कि आप दवाई तो खा रहे हैं, मगर शुगर भी कंट्रोल है आपका, मगर उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन वो बने हुए हैं, आपके पैरों में दर्द होना, आपको थकान बने रहना, वीकनेस बने रहना, वो सारा कुछ चालू है। मगर जब आप डायबिटीज फ्री की बात करते हैं, जो हम बरत रहे हैं कल्पामृत प्रोडक्ट के माध्यम से, कि आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे? आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, एलोपैथी मेडिसिन आपकी बंद हो जाएगी, यूरिन से आपका शुगर निकलना बंद हो जाएगा, आपकी जो शारीरिक अक्षमता पहले जैसी थी वो आपकी वैसी हो जाएगी, और फिजिकल प्रॉब्लम आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। ये होती है साथियों डायबिटीज फ्री। मधुमेह में कल्पामृत के जो प्रोडक्ट हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, जिनका आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा साथियों। बात करते हैं हम इनसे, सबसे पहला प्रोडक्ट आपको देते क्या है। तो कल्पामृत का जो सबसे बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है जो आपको दिया जाता है, जब अभी मैं टॉक्सिन की बात कर रहा था, आपकी बॉडी के अंदर जो 40% टॉक्सिन है वो कैसे खत्म होगा, तो उसके लिए आप कल्पामृत का क्लियरटॉक्स यूज कर सकते हैं, जिसको 6 महीने में आपको एक ही बार यूज करना है, मतलब लगभग 20 से 22 दिन ये प्रोडक्ट चलता है आपका, और आपकी पूरी बॉडी का पंचक्रम हो जाता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, हालांकि सभी बीमारियों में आपके टॉक्सिन बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं कि आपके शरीर से गंदगी कैसे निकले, उसके लिए आप हमारा कल्पामृत का क्लियरटॉक्स यूज कर सकते हैं। शरीर की क्लीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इतना बेस्ट फार्मूला है कि इसको आप घर बैठे बैठे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप अपनी बॉडी का पंचकर्म कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बाइक या कार की सर्विस हर तीसरे या चौथे महीने कराते हैं, ऐसे ही आप क्लियरटॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट तो आपको ये यूज करना है। दूसरा, हमारा बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, ईएमआर। इसको एक अमृत कहा जाए तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। बॉडी के जितने भी डेड सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का 27 फाइटोकेमिकल की मैं अभी बात कर रहा था, उन फाइटोकेमिकल का ये बना हुआ एक्सट्रैक्ट है। यहाँ आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, केमिकल और फाइटोकेमिकल में क्या अंतर होता है। केमिकल साथियों मैन मेड होते हैं, रासायनिक होते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और 1 से 2 या 3 केमिकल को इकट्ठा मिला दिया जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए जहर हो जाता है। मगर जब फाइटोकेमिकल की बात करते हैं, तो आप जो पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको फाइटोकेमिकल बोलते हैं, और वो एक के साथ 100, 200, 300 भी फाइटोकेमिकल इकट्ठे मिला दिए जाए तो आपकी बॉडी को बेनिफिट ही देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो दूसरा, हमारा प्रोडक्ट 15 से ज्यादा बीमारियों पे सिंगल प्रोडक्ट काम करता है, और डायबिटीज का ये हमारा बहुत ही रामबाण और बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है, जिसको हर डायबिटीज पेशेंट को, यहाँ तक कि स्वस्थ व्यक्ति को भी ये यूज कर लेना चाहिए। चमत्कारिक प्रोडक्ट है बिल्कुल ईएमआर। टॉक्सिन बाहर निकालता है, 27 फाइटोकेमिकल उपलब्ध कराता है जो बीटा सेल्स को बढ़ाने में बेनिफिशियल होता है। बाजार में जितनी भी उपलब्ध सिंथेटिक दवाइयां हैं वो बीटा सेल्स का निर्माण और स्वास्थ्य नहीं कर पाती हैं। बीटा सेल्स को रिजनरेट कर देता है, रिजुवनेट कर देता है, फिर से नया बना देता है। ईएमआर के ये बेनिफिट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपके कम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, और आपकी प्रोडक्शन और जो कंजप्शन है बॉडी के अंदर उसको भी ठीक कर देता है।
ये बात मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। 150 से भी ज़्यादा फाइटोकेमिकल आप एक साथ यूज कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। बात करते हैं इसकी आपकी यूज मतलब डोज क्या है इसकी। तो डोज के लिए आपको सुबह इसको खाली पेट लेना है 30 ड्रॉप या 2 ml, और शाम को खाना खाने के बाद 30 ड्रॉप या 2 ml 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के लेना है। यही इसका लेने का तरीका है। मगर यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं या गैंग्रीन हो गया, कोई घाव वगैरह हो गया आपको, तो आप इसको दिन में 3 बार लेंगे, सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद 2-2 ml 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के। बात करते हैं ईएमआर को ले कौन सकता है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट, प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक पेशेंट। नॉन डायबिटिक की अब बात करेंगे यार, नॉन डायबिटिक तो मतलब कोई डायबिटीज हुई नहीं, मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी ईएमआर को ले सकता है, और ये हर तरह की समस्याओं पे आपका काम करेगा ईएमआर। बात करते हैं हमारा तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है कल्पाविटा। कल्पाविटा हमारा एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, जो आज की डेट में ग्रीन ब्लड मतलब हरे रंग का खून कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने भी हमारी बॉडी को ब्लड बनाने के लिए जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो सारा का सारा कल्पाविटा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण, विटामिन, अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए पूरा पूरा काम करेगा। और आपकी डायबिटीज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है। डायबिटीज पेशेंट की बात करें तो 10 में से 7 लोगों को विटामिन B12 की बहुत कमी होती है, और विटामिन B12 हमारे इस कल्पाविटा के अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ विटामिन डी का भी हमारी बॉडी के अंदर एक अहम रोल होता है, वो भी इसको मेंटेन करने में बड़ा अच्छा रोल देता है कल्पाविटा, हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करते हैं, एक प्रोडक्ट हम लोग और देते हैं किसी भी साथी को जो डायबिटिक पेशेंट होता है, करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस के बारे में हालांकि बहुत सारे साथी जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि करेला जामुन जूस आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन को बहुत ही बेहतरीन शानदार कर देता है। आपकी जो डायबिटीज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसमें उसको उपचार करने में बहुत ही सहायक है, और पाचन तंत्र को बहुत अच्छा मजबूत बना देता है ये करेला जामुन जूस। तो ये भी आपको लेना है। इसके साथ में डायबिटीज पेशेंट के लिए हमारी एक कैप्सूल होती है, जो खाना खाने के बाद आपको 1 से 2 कैप्सूल आपको दोपहर को खाना खाने के बाद, और 1 से 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद आपको लेनी है, यदि आपका डायबिटीज लेवल 200 से अबव है तब। यदि 200 से नीचे डायबिटीज है आपका, तो आपको मधुमेह रक्षिता कैप्सूल की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। डिपेंड करेगा आपकी बॉडी कॉम्प्लिकेशन को देख के। और जो हमारा ये कैप्सूल है ये बहुत ही शानदार, इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, करेला एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, मेथी दाना एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, चिरायता है, गुड़मार है, जामुन गुठली है, आम गुठली है, गिलोय एक्सट्रैक्ट है। तो बड़ा ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा ये, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो ये 4 प्रोडक्ट हम लोग जनरली किसी भी डायबिटीज पेशेंट को देते हैं। बात आ जाती है इनको लेने का तरीका। वो जनरली मैं किलेटॉक्स आपको 10 ड्रॉप मॉर्निंग में और 10 ड्रॉप शाम को खाली पेट 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के लेना है। ईएमआर सुबह खाली पेट 30 ड्रॉप या 2 ml, और शाम को खाने के बाद 30 ड्रॉप या 2 ml लेना है। कल्पाविटा दिन में एक ही बार आपको 5 ml 1 कप पानी में डाल के एक ही बार लेना है। बड़ा ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट कल्पाविटा, हर कोई ले सकता है, स्वस्थ भी और बीमार भी, और डायबिटीज पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है कल्पाविटा जो है हमारा। फिर करेला जामुन जूस खाना खाने से आधा घंटा पहले 15 ml 1 कप पानी में डाल के आप लीजिए सुबह और शाम। और मधुमेह रक्षिका खाना खाने के बाद 1 से 2 टैबलेट, दोपहर खाने के बाद 1 से 2 टैबलेट, शाम को खाना खाने के बाद आप लेना है। अब बात आ जाती है, ये तो हुई साथियों प्रोडक्ट जो आप कल्पाविटा के लेंगे, जिनसे आप बहुत जल्दी डायबिटीज से फ्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम लोग जनरली डायबिटीज पेशेंट को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट शुगर फ्री टैबलेट खा रहा होता है, और डायबिटीज में शुगर फ्री टैबलेट खाने के बहुत सारे दुष्परिणाम है। यहाँ तक कि WHO की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि लंबे टाइम तक यदि आपने डायबिटीज फ्री टैबलेट्स का यूज किया, कैंसर तक को अंजाम मिल सकता है आपकी बॉडी के अंदर। हमारा ये जो मधुर अमृत ड्रॉप है, ये स्टीविया का नेचुरल एक्सट्रैक्ट है साथियों। आप अपनी दूध, खीर, चाय, किसी भी चीज को मीठा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 कप चाय के अंदर आपके 2 ड्रॉप आप इसको डालिए, नेचुरल स्वीटनर है और आपको डायबिटीज ठीक करने में बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। हमारी ये एक छोटी-सी ड्रॉप आपके 250 से लेके 300 कप को मीठा कर सकती है। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप चाहे दिन में जितनी मर्ज़ी बार लीजिए आप इसको। साथ में कुछ चीज़ों का आपको सावधानी बरतनी है, जिससे आप बहुत जल्दी डायबिटीज़ से फ्री हो जाएँगे। उसके लिए आपको कुछ फूड हैबिट्स का आपको ध्यान रखना होगा। कोशिश करें सुबह जो आप नाश्ता करते हैं, उसमें अंकुरित मूँग ज़रूर खाएँ। अंकुरित मूँग, साबुत मूँग जो हरी मूँग की दाल होती है, उसको आप रात को भिगो के रख दें, सुबह उसको पानी में से निकाल के कपड़े में बाँध दें, उससे अगले दिन वो अंकुरित हो जाती है। कोशिश करें 5 से 7 चम्मच अंकुरित मूँग आप डेली खाएँ। ये आपके लिए ग्रीन ग्राम इंग्लिश में इसको बोलते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्रोत है किसी भी पोषक तत्वों का आपकी बॉडी के लिए। फिर बात आ जाती है खाना खाएँ जो भी आप खाते हैं दोपहर का, शाम का, उसमें आपका ग्रीन सलाद का रोल ज़रूर होना चाहिए। ग्रीन सलाद मौसम के अकॉर्डिंग जो भी आपके 100 किलोमीटर के दायरे में पैदा होती है, वो कच्चा आइटम आप खाना खाने से पहले ज़रूर खाएँ। टमाटर खाएँगे तो बहुत अच्छी बात है और ये 20 से 25 मिनट पहले आप खा लें। 4 रोटी खाते हैं तो कोशिश करें 1 रोटी का मुकाबला आप अपना ग्रीन सलाद से करें। मतलब खाना खाने से पहले आपको कच्चा आइटम ज़रूर खाना है, खाने के साथ कच्चा नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात आ जाती है कुछ लोग कहते हैं कि चावल खाएँ कि ना खाएँ, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि चावल आप खा सकते हैं, मगर वो भी सीमित मात्रा में। हिंदी भाषा में बात करें तो 1 अंजुली, अंजुली मतलब दोनों हाथों को मिला के जितना चावल बनता है, उतना चावल आप खा सकते हैं, सीमित मात्रा में खाएँ और ध्यान रखें चावल बनने के 30 मिनट के अंदर-अंदर खाना है साथ में। रखा हुआ चावल कभी नहीं खाना क्योंकि रखे हुए चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चावल खाते टाइम एक और चीज़ ध्यान रखनी, चावल और आलू इकट्ठे नहीं खाना है, ये भी ध्यान देना। कोशिश करें रोटी को प्राथमिकता दें, रोटी में भी कोशिश एक और कर सकते हैं आप कि सिर्फ़ गेहूँ की रोटी ना हो, उसके अंदर कुछ मोटा अनाज जैसे चना हो गया और भी जौ हो गया, कुछ इस तरह का मिक्स जो रोटी होती है, वो खाने का आप प्रयास करेंगे। मोटा अनाज आप खाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और कुछ एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फल कौन से खाएँ, ना खाएँ, तो फल के अंदर 4-5 फल हैं, केला, आम, अंगूर, सीताफल और चीकू। चीकू को सपोटा भी बोलते हैं, ये 4-5 फल हैं, इनको आप खा सकते हैं मगर सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि आप भरपेट खाएँ इनको, 1 या 2 खा सकते हैं, उचित महीने हफ्ते में 10 दिन में 1 या 2 बार, यदि आपका मन करता है उन चीज़ों खाने का। बाकी और जितने फल हैं, आप नियमित रूप से खाएँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब्ज़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा खाएँगे तो आपको अच्छा रहेगा, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, सहजन हो गया, कैबेज मतलब बंद गोभी। ये आपके लिए अच्छी सब्जियाँ आ जाती हैं, यदि आप इनको खाएँगे तो और जल्दी आप स्वस्थ होते चले जाएँगे। कोशिश करें एनिमल प्रोटीन डाइट मतलब जो भी जानवरों से मिलने वाली डाइट होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एनिमल प्रोटीन डाइट का मतलब है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आप अपनी डाइट से हटा दें, तो बहुत बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका इंसुलिन आधे पे आ जाएगा, 2 या 4 दिन के अंदर ही। क्योंकि एनिमल प्रोटीन डाइट को पचाने के लिए बॉडी को बहुत ताकत लगानी पड़ती है और सबसे बड़ी चीज़ है वो प्योर नहीं बचा है। क्योंकि जो दूध या बाज़ार का यहाँ पे एक और कुछ दिनों पहले मैंने मैसेज पढ़ा था एक कि भारत के अंदर 64 लाख लीटर दूध की खपत है, मगर पैदा कितना होता है 14 लाख लीटर। अब आप समझिए बाकी का कहाँ से आ रहा होगा दूध। धूप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, डेली कम से कम 15-20 मिनट की धूप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे बाद आप सूरज की धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि विटामिन डी की यदि आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई, आप दुनिया की जो मर्ज़ी दवाई खा लीजिए, जो मर्ज़ी अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा। मानसिक तनाव हर किसी व्यक्ति को है, टेंशन हर किसी व्यक्ति को आज की डेट में, उससे बचने के लिए आप कोशिश करें दिन में 1 या 2 बार आप ओम का उच्चारण, सिर्फ ओम का उच्चारण कम से कम 11 बार या ज़्यादा बार आप कर सकते हैं। इससे आपके मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यदि आप ओम का उच्चारण नहीं करते हैं, तो आप मेडिटेशन ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चीनी बिल्कुल बंद कर दें हो सके तो स्टीविया और मधुर अमृत जो अभी मैंने बताया, उसका आप प्रयास करें अपने जीवन में इस्तेमाल करवाने का। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ईएमआर, कल्पाविटा, मधुमेह रक्षिका, करेल जामुन जूस, चिलेटॉक्स तो आपको 6 महीने में 1 ही बार लेना है। यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
तो हमने अभी तक पिछले कई सालों में सैकड़ों क्या हजारों डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज फ्री कर चुके हैं कल्पामत के प्रोडक्ट का यूज करने में। और यहाँ हम आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार को, अपने समाज को, यदि आप डायबिटीज फ्री करना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट का आप यूज करिए और कल्पामत के स्वास्थ्य मानव स्वस्थ समृद्ध परिवार मिशन में आप शामिल हो सकते हैं। आप सभी का वेलकम है, क्योंकि ये एक देश सेवा का काम है। बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, जिंदगी भर दवाइयां खा के अपने जीवन बिल्कुल निराश हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इन बातों को सुना, समझा। आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आपको आज डायबिटीज के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सेशन हमारे कल्पामत के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, जानकारी आपको बढ़ाते रहेंगे। आप भी अपनी जानकारी बढ़ाएं। जो भी आज नए लोग आए हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, यदि उनको फिर भी कुछ चीजें अधूरी रह गई, उनको समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आज आप आए हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, उस व्यक्ति से आप संपर्क करें, जानकारी लें, अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को और देश को डायबिटीज फ्री करने में सहयोग करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सभी साथियों का। धन्यवाद।